Morning class. Today we will read chapter 3, Glimpses of Past. Yes, this lessons from your English book, but this chapter is totally based on history. And in this chapter we will read about the period of 1757 to 1857. Yes, students, you can look here. Yes, students, you can see here the picture. In this picture belongs to at a function in Delhi, and in this picture a lady addressing to the audience people. Okay, and she is saying the martyrs means होता है शहीद. ठीक है. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indians martyrs. Here she is saying that before remembering the martyrs, you should have to fill your eyes with your tears. As you listen the song, ए मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी, तो ये जो कह रही है लेडी, कुछ इनकी स्पीच इसी बेसिस पर है. बिकॉज सी इज सेइंग दैट वी शुड नेवर फॉरगेट the sacrifices of the martyrs. Okay, so you can see here in this picture, you can see that Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, and she is looking just Indira Gandhi. The company's conquests 1757 to 1849. Yeah, students, you can see here, this is the Indian map. This is Indian map, and this yellow color is indicating the Indian princess, and this pink color is showing the British territory. Okay, means जो ये येलो कलर है, ये जो पूरा था, इसमें पूरा भारत का राज्य, मतलब कि जो भारतीय राजा थे उनका राज्य चल रहा था, और जो पिंक था इसमें ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था. विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th century India. As you know, students, that the British East India Company has already come to India in 1600, and in this chapter is clearing that after coming the East India Company in India, they started to extending his power in India, so with the superior weapons. यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये बता रहे हैं इसमें कि 18 सेंचुरी में इंडिया में जो ब्रिटिश कंपनी आ गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपने सुपीरियर वेपन से भारत में अपना राज्य और फैला दिया था. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. द पीपल हैड टू पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ब्रिटिशर्स आए थे, तो कुछ राजा जो थे वो दूरदर्शी नहीं थे. शॉर्ट साइटेड मीन्स होता है दूरदर्शी नहीं होना, दूर की ना सोच पाने वाले थे. तो उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा था कि जो उनकी राजा से राजा में लड़ाई हो रही है, अगर उसको कोई शॉर्ट आउट कर सकता है तो वो ब्रिटिशर्स हैं. तो उन्हें ये लगा कि अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ दे देंगे और ब्रिटिशर्स से हेल्प ले लेंगे तो हमारा राज्य बच जाएगा, और उन्होंने ऐसे ही किया. उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद ले ली, और वे कह रहे थे, मीन्स कि ये जो राजा बाह हैं, वे उनकी ओपिनियन थी द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट. लगातार जो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है राजाओं के बीच में, इससे पूरी शांति खत्म हो चुकी है. द रेवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन. अब क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बहुत रेडी हो गए किनकी मदद करने के लिए, इंडियन किंग्स की मदद करने के लिए, बिकॉज देयर वॉज द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स. वहाँ उसमें फ़ायदा किसका था, ब्रिटिशर्स का था. और फिर धीरे धीरे जो राजा कमज़ोर हो गए थे उस पर उन्होंने अटैक करके राजा की सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले ली. अ फर्सिंग रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग. उन्हीं में एक मैसूर के टीपू थे, सुल्तान टीपू सुल्तान. यू हैव ऑलरेडी लिसन द नेम ऑफ दिस पीपल. और वो फारसिंग थे, मतलब कि वो एक दूरदर्शी थे, और वो जानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत के लिए अच्छे नहीं हैं. द ब्रिटिश टिल ही डाइड. और जो टीपू थे वो अपने मरते
जो टीपू सुल्तान थे वो अपने मरते दम तक ब्रिटिशर से लड़ते रहे अपने भारत के लिए। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट? होता है ना, जब कोई फाइटिंग होती है कुछ भी सोसाइटी में या कंट्री में या सिटीज़ में, स्टेट में, कुछ भी होता है, तो पीपल होते हैं, कई रिलीजियस के होते हैं और कई माइंड के होते हैं, और उनमें आपस में क्या होती है, वार्तालाप होती है, वो अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं आपस में। सो हियर इज़ ऑल्सो द ओपिनियन ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल्स। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. अब यहाँ पे कुछ राजा हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओ ईश्वर का मेहरबानी है कि अब देश में शांति है, ना तो लूट होगी ना ठग होगी। ये भगवान हैं जो ब्रिटिश को हमारे पास भेजे थे। और दूसरी तरफ कुछ पीपल ऐसे बात कर रहे हैं, द वाइट मैन हैज़ किल्ड द डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरनर्स। ये बात करते हैं कि जो वाइट मैन है उन्होंने हमारे राजा को मार दिया, उनको डिथ्रोन्ड कर दिया। डिथ्रोन्ड मतलब होता है राज सिंहासन छीन लेना। वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन बट वो जो राजा थे वो इसी धरती के थे, हमारी धरती के। अब हम क्या हो रहे हैं, फॉरेनर्स के स्लेव बनते जा रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स हमें गुलाम बना रहे हैं, हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। ब्रिटिश रूल 1765 टू 18 पॉइंट्स। ब्रिटिश रूल, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जिस तरह से सब लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे थे उस समय, ऐसे लोग भी थे जैसे कुछ धर्मगुरु थे, कुल मुल्ला मौला वगैरह थे जिनको लोग रिस्पेक्ट देते थे, जिनके सुपरस्टिशियस को मानते थे। उसी समय जो ये रिलीजियस लीडर थे वो लोगों को प्रीच्ड करते थे, उनको आइडियाज़ देते थे कि अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। मतलब अनटचेबिलिटी मीन्स होता है छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, और चाइल्ड मैरिज मीन्स बाल विवाह, ये इनको प्रोत्साहित करते थे। अब इनके डायलॉग्स क्या थे, वो क्या कहते थे, एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉस हिज रिलीजियन। इनका कहना था कि जो कोई भी समुद्र को पार करेगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। अब सेकेंड पिक में आप देख सकते हो, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वीमेन। अब इनका क्या कहना है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि जितनी भी इस समय मैजरी हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इन सब का कारण कौन है, औरतें हैं। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। सच्चाई तो ये थी कि जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खो दिया था, और ब्रिटिश इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा स्कॉन्ड थे। क्या कहते हैं वे, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। यहाँ पर जो एक ब्रिटिश है दूसरे ब्रिटिश से बातें कर रहे हो और कहते हैं कि जो भारतीय हैं वो अनवर्दी हैं, वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, इनकैपेबल है, योग्य नहीं है, और ऑनेस्ट भी नहीं है। उसी में से एक जो भारतीय जो उनके पीछे खड़ा हुआ, देखिए वो कैसे आगे हाथ जोड़ के कहता है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। आप सच कह रहे हो लेकिन मैं ईमानदार हूँ। सोचिए, एक इंडियन होके ही एक इंडियन की बुराई कर रहे हैं, इसीलिए हमारा देश इतने साल तक गुलाम रहा। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, बट योर मैन are taking all my crops, you are still in arrest, if you don't pay next week I will send you to jail। अब यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के लोगों पर लगान लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे, कर लगा रहे थे, और उसको चुकाने के पीछे ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपने घर, अपनी फील्ड, अपने खेत, सब कुछ इनको दे देना पड़ रहा था। देखिए यहाँ पे डायलॉग्स देखिए, बट योर मैन यू आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, मतलब अब इतना टैक्स ले लिया, अब उसको टैक्स देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने तो मेरे सारे क्रॉप्स भी ले लिए, मेरी सारी फसल ले ली। तो ये ब्रिटिशर्स कहते हैं, ये जो ब्रिटिश के आदमी हैं वो कहते हैं कि अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक पे नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। मतलब ये लोग इतना टॉर्चर करने लगे थे भारतीयों को, और हमारे भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन ये इन ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे देश को पूरी तरह से लूट लिया।
स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अभी भी ब्रिटिशर शांत नहीं बैठे थे, वो कुछ और भी मेथड सोच रहे थे अधिक से अधिक भारत से प्रॉफिट लेने का, बेनिफिट लेने का। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी when brought into इंडिया। अब जो ब्रिटिश के लोग जो बाहर से विदेशों से सामान मंगाते थे, उन्होंने उस पर यह तय कर लिया कि उस पर कोई भी कर नहीं लगना चाहिए, कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। अ गुड आइडिया। और लोगों ने उनकी इस विचार को एक्सेप्ट भी किया और कहा द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़। अब उन लोगों ने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को और भी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि जो भी हमारे ब्रिटिश से सामान आएगा भारत में उस पर टैक्स नहीं लगेगा और जो भी बेनिफिट होगा वो सारा कहाँ जाएगा, ब्रिटिश में। लेकिन भारत के सामान पर टैक्स लगेगा और वो ऐसे ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. अब देखिए, जब इन लोगों ने इतनी लूटपाट मचा दी, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, टॉर्चर करने लगे, एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, तो क्या हो गया, 1822 से लेकर 1836 तक लगभग 15 लाख इंडियंस जो थे वो स्टारवेशन से मर गए। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, भूख से मर जाना। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश की पॉलिसीज़ जो थी, उन्होंने जितने भी आर्टिशियन थे, बिजनेसमैन थे, उन सब के सपनों को क्या कर दिया, चूर चूर कर दिया और उन्हें एकदम से ruined कर दिया, बर्बाद कर दिया। नाउ फोर्थ पॉइंट, राजा राम मोहन राय 1772 टू 1833। जो राजा राम मोहन राय थे वो 1772 से लेकर 1883 तक एक्टिव रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। जो राजा राम मोहन राय थे वो एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे जो बंगाल से बिलोंग करते थे और वो बहुत अच्छी तरह जानते थे जो भी उनके देश में गलत हो रहा था। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great, and we are capable to greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. राजा राम मोहन राय का भी मानना था कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा महान है और हम दोबारा से अचीवमेंट करने के योग्य हैं। हम सब कुछ दोबारा अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो ये समाज में, सोसाइटी में जो सुपरस्टिशियस है, जो ये अंधविश्वास फैला हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है हम लोगों को। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न knowledge. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. जो राजा राम मोहन राय थे वो बहुत ही ज़्यादा साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते थे। उनका मानना था कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, देखने योग्य होना चाहिए एंड साइंटिफिक और प्रूफ के साथ होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया लेकिन ब्रिटिशर्स लोगों को शक हो गया और उसे 1823 में ही उन्होंने ब्रिटिशर्स लोगों ने स्टॉप्ड कर दिया। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। राजा राम मोहन राय की वाइफ का नाम उमा था। उन्होंने उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। Different teachers have different opinion, but the essence of every religion is the same. वे अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं कि जो काउज़ हैं उनके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, मतलब कई रंगों में गायें पाई जाती हैं, लेकिन जो उनके दूध का कलर होता है वो सेम होता है, एक ही कलर होता है, वाइट। इसी तरह से जो टीचर्स हैं वो जो हैं उनकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो उनका मेन मोटो है, वो धर्म, किसी भी जात से अटैच हों, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन जो उनका एसेंस है, जो उनका एम है, वो एक ही है। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there be. He told them. अब क्या था, जो सुपरस्टिशियस थे उन्होंने कहा था कि जो समंदर पार कर लेगा उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। उनकी बात ना सुनते हुए भी राजा राम मोहन राय जी ने समंदर पार किया। वो वहाँ ब्रिटिश पहुँचे, वहाँ पता करने के लिए उनके पावर का राज।
वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। वो वहाँ जाके प्रीच देते हैं, वहाँ पे जाके उनको बताते हैं, समझाते हैं कि हमने आपको अपने शासक के रूप में एक्सेप्ट किया है, मतलब एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपको भी हमें एक सब्जेक्ट के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अ रूलर ऑफ एज सब्जेक्ट, क्योंकि एक शासक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपनी प्रजा की देखभाल करे। उन्होंने उन्हें समझाया। नाउ ऑपरेशंस 1765 टू 1835। ऑपरेशंस मतलब होगा दबाव, जो कि 1765 से 1835 तक कंटिन्यू रही। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. ये ऑपरेशन क्या था, ये दबाव क्या डाल रहे थे, ब्रिटिश कंटिन्यूड थे भारतीयों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। उन्होंने 1818 में रेगुलेशन 3rd एक्ट पास किया, और एक एक्ट के अंतर्गत ये था कि जो भी भारतीय हैं वो जेल जाएंगे और उन पर ट्रायल भी नहीं होगा, मतलब उनसे कुछ कहा सुनी कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, उन्हें डायरेक्टली जेल भेज दिया जाएगा, कोर्ट भी उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनेगी। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। अब क्या था, ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत ही ज़्यादा, उनको बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिल रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा बड़े आदमी बनते जा रहे थे, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आता जा रहा था। बाई 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। लगभग 1829 तक में ब्रिटेन ने जो है एक्सपोर्टिंग कर करके ब्रिटिश में 7 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया था भारत से, मतलब पूरी तरह से इंडिया से पैसे निचोड़ के ले गए ये सब। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indians industries began to die। अब क्या था, जो ब्रिटिश थी वो ब्रिटिशर्स की जो कंपनीज थी वो प्रॉस्पेरस हो रही थी, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो सारी ख़त्म होती जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी। गवर्नर जनरल बैंटिंग रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल बैंटिंग जो थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे इसका मतलब बोन्स ऑफ कॉटन का मतलब ये है कि जो भारतीय थे, मतलब वो इतना एक्सप्लॉइट हो गए थे, इतना एक्सप्लॉइटेड कर दिया गया था उनको कि उनकी जो शरीर थी वो हड्डियाँ बन चुकी थी। वो हड्डियाँ क्या कर रही थी, कॉटन वीवर्स कर रही थी, और उन्हें कहाँ भेजा जा रहा था, ब्रिटिश भेजा जा रहा था। और ब्रिटिश भेज के वो क्या करते थे, कॉटन से के कपड़े बनाकर यहीं पर, मतलब कि कॉटन जो था वो कच्चे माल के रूप में ब्रिटिश भेजते थे, और ब्रिटिश से वहाँ से कपड़े बनकर आ जाते थे, और यहाँ पर वो अधिक काफ़ी महंगे में उसको बेचते थे, और बेनिफिट कहाँ से चला जाता था, सारा का सारा ब्रिटिश में चला जाता था। तो इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, और हमारा देश पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा था। अब क्या टाइम था डिससेटिस्फैक्शन का। डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 1556, सॉरी 1835 to 56। Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, the Englishman named Macaulay suggested a change. भारत में जो एजुकेशन चल रही थी वो पर्सियन और संस्कृत की थी, और 1835 में इंग्लिश मैन जिसका नाम मैकाले था उसने सजेस्ट किया कि ये पर्सियन और संस्कृत क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, और इनको हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। और अदर जो ब्रिटिशर्स थे वो भी एग्री हो गए कि हाँ सही बात है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब ये कहने लगे कि हाँ ये सही बात है, अगर हमने इनको इंग्लिश पढ़ा दिया तो हम इनको जॉब दे देंगे क्लर्क में, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब इंग्लिश लैंग्वेज इसमें भारत में आ जाएगी तो ये हमारा ही प्रचार प्रसार करेंगे, हम जो आने वाली जनरेशन है वो थोड़ी इंटेलेक्चुअल हो जाएगी। अब यहाँ लोगों की क्या डायलॉग्स थे, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रीवियंसेस मतलब होता है प्रॉब्लम्स। यहाँ पे लोगों ने सोचा कि ये सही बात है, अगर हमें भी इंग्लिश आ जाएगी तो हम और भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, हमारी कंडीशन सही हो जाएगी और हम भी थोड़े मजबूत होने लगेंगे, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है हम उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है, बाई 1856 द ब्रिटिश एंड कॉन्क्वर्ड द वोल ऑफ इंडिया।
the British had conquered the whole of India. अब you can see the map of India here. आप ये भारत का मैप देख सकते हो. जो भारत का मैप है, अभी जो हमने फर्स्ट मैप पढ़ा था तो उसमें येलो ज़्यादा था और पिंक कम था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे पिंक ज़्यादा हो गया और येलो कम होता गया. इट्स मीन जो पिंक है, पिंक इंडिकेट कर रहा है कि ब्रिटिशर्स का इस एरिया पर पूरा पूरा राज्य हो गया था. ओके. अब क्या था, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस. आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट. अब क्या था, जो कुछ इंडियंस थे, थोड़ी बहुत वो इंडियंस की ध्यान रखते थे, लेकिन ये कहने की बात थी. अब क्या थे, जो भारत के जो राजा थे, जो भारतीय राजा थे, जो किंग्स थे, वो पपेट हो गए थे. पपेट मीन्स होता है कठपुतली. वो ब्रिटिशर्स के हाथ के पपेट हो चुके थे. और वो क्या थे, वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स. अब वो उनकी पुरानी भी जो जॉब्स थी वो जा चुकी थी, उनकी ज़मीन जा चुकी थी. उन्हें ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा था, उन्हें क्रिश्चियनिटी में चेंज किया जा रहा था, उन्हें भी अंग्रेज बनाया जा रहा था. अब जब इनके साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो फिर इनके अंदर एक स्पार्क्स आ गई. अब ये स्पार्क्स कब जगह 1855 टू 57. अब इसमें क्या होता है, टैक्सेस कंटिन्यू टू ड्यून द पीजेंट्स. जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनसे लगातार टैक्सेस लिया जा रहा था, उन्हें बर्बाद किया जा रहा था. इन बंगाल द Santals who had lost their lands under new land rulers became disaffected. अब क्या हो रहा था, जो संथाल थे उन्हें उनकी धरती से निकाला जा रहा था, उनकी ज़मीन से निकाला जा रहा था. In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. अब उन्होंने क्या किया, 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने यूरोपियन और उनके सपोर्टर को भी क्या कर दिया, हटाने लगे. कौन हटाने लगे, हमारे भारतीय ब्रिटिशर्स हटाने लगे. ठीक है. फिर क्या होता है, जब ये स्पार्क्स ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो लोगों के अंदर एक चिंगारी तो बढ़ी जाती है. Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldiers get huge pay, mentions to the live in servants, while we get appreciations and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our age-old customs? We must drive out the Angrez. अब यहाँ पे क्या था, जो ये इतने डिससेटिस्फाइड हो गए थे ब्रिटिशर से कि बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन ब्रिटिश इनको कहने लगे थे कि अगर तुम बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाना चाहते हो, प्रमोशन पाना चाहते हो, तो समुद्र को पार करो. लेकिन अब क्या था, इनके तो गुरु बताए थे कि जो भी समुद्र पार करेगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा. तो इन लोगों ने कहा कि ये हमारे पुरानी संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन अंग्रेज को बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा. Thousands of other sepoys revolted. They were stripped to their uniforms. अब क्या था, हजारों सिपाही जो थे विद्रोह कर चुके थे और वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे. इसी में एक जो थे सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड. अब क्या हुआ था, जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपनी ऑफिसर पर हमला बोल दिया था, जिसके कारण उनको क्या कर दिया गया था, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था, फांसी पे सजा चढ़ा दिया गया था. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स. फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और द पीपल्स माइंड. अब क्या था, जो इंग्लिश मैन थे, जो कुछ भारत के बारे में समझते थे, वो अपने ही बेनिफिट के लिए भारत की ओपिनियन को समझते थे. अब उन्होंने क्या किया था, यहाँ डायलॉग्स देखिए. ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग. वॉट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू. क्या होता था, उस समय जो पिस्टल चलाई जाती थी उसमें ग्रीस लगा होता था. उस ग्रीस को दांत से खींचकर उसमें बुलेट डाल के गन चलती थी. लेकिन इंडियंस लोगों के लिए जो तैयार की गई थी गन, उसमें अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, काऊ और पिग की चर्बी को लगा दिया था. जो काऊ क्या था, हिंदुओं का एक बहुत ही ज़्यादा पूजनीय जानवर माना जाता है, और जो पिग है वो मुसलमानों से पसंद नहीं करते हैं. तो जब इन दोनों ने इस चीज़ को सुना तो इन्हें बहुत ही बुरा लगा
और इन्होंने ये कहा कि द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस, जो अंग्रेज हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है. Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. अब क्या था, लोगों को अब अंग्रेज से बचना था, अंग्रेज को अब देश से बाहर निकालना था, इसलिए उन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई और उन लोगों ने चपाती बांटना शुरू कर दिया एक गांव से दूसरे गांव पर. और चपाती बांटते हुए उन्होंने आपस में ये कहा कि हमारे राजा को हमारी मदद चाहिए, और सब तैयार हो गए. सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स डेट टू द फॉरनर. अब वो क्या करने लगे, जो हिंदू लोग थे वो लोग एक दूसरे को लोटस का फ्लावर देकर बताने लगे कि अब हमको एक क्या करना है, क्रांति के लिए तैयार होना है. अच्छा स्टूडेंट, उस समय राजा कौन था? उस समय राजा थे बहादुर शाह जफर. ओके, अब क्या था, रिवोल्ट 1857. अब रिवोल्ट हो गया. आप देख सकते हो, ये पिक्स देख सकते हो, इसमें क्या हुआ, जो इंडियंस थे उन्होंने विद्रोह बोल दिया. देन देयर वॉज ए रिवोल्ट आउटब्रेक एट मेरठ. मेरठ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया. द सिपॉयज मार्च टू दिल्ली. लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह. इन्होंने मार्च निकाला सिपाहियों ने और उन्होंने एक नारा लगाया कि हमारे बहादुर शाह एम्परर जो हैं वो जिए और भी जिए, क्योंकि अब उन्हें क्या चाहिए था, ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए थी. द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर. ये रेबिलियन क्या हुआ, ये बढ़ता चला गया. मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर. द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू. अब क्या थे, बहुत से जो लैंड लॉर्ड्स थे उनकी सारी ज़मीन जा चुकी थी, वो बेकार हो चुके थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया था. अब उन्होंने केवल एक ही प्रॉमिस कर लिया कि अब हमें क्या करना, वाइट मैन से छुटकारा पाना और हम वाइट मैन को बाहर निकालेंगे और हम अपने राजा की मदद करेंगे. द फाइट फॉर फ्रीडम 1857. अब क्या था, 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी. मैनी फ्रॉम, अब क्या था, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857. अब 1857 की क्रांति शुरू हो रही थी. मैनी फॉर्मर्स रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. अब क्या थी, जो लखनऊ की बेगम हजरत महल थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों से नाराज़ थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनके भी राजकाज को पूरा ले लिया था और वो भी उनसे बदला लेना चाहती थी. पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, राइस ब्रदर राइस, द अंग्रेज इज़ ruining अवर लैंड. जो अहमदुल्ला थे वो फैज़ाबाद से थे, वो बहुत ही पॉपुलर लीडर थे और उन्होंने भी कहा भाइयों उठो और अंग्रेज़ों को बाहर निकालो. द ज्वाइंट द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरनर्स. जो बेगम हजरत महल थी वो भी अफसर्स के साथ अगेंस्ट हो चुकी थी. और द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद. अब क्या हो गए थे, इस रिवोल्ट के लिए हर जगह से लोग खड़े होने लगे थे, जैसे बरेली, कानपुर और इलाहाबाद से लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए थे. अजीमुल्ला खां टोल्ड तात्या टोपे. जो अजीमुल्ला खान जी थे उन्होंने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हमें अपने पेशवा नाना साहेब को इस इंडिपेंडेंस के लिए लीडर बनाना चाहिए और उन्होंने उन्हें अपना लीडर बनाया. द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिस्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. अब क्या था, जो देशभक्त थे वो पूर्ण रूप से ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके थे और वो लड़ाई कर रहे थे और ये जो लड़ाई थी, जो बैटल्स थी, वो नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से फैल चुकी थी. द 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट. 80 years कुंवर सिंह जो बिहार से थे वो लगभग 80 साल के थे, जिनको उनकी कलाई पर गोली लग गई. मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. अब कलाई पे गोली लग गई थी और बुलेट क्या होती है, पॉइजनस होती है, इसलिए कुंवर सिंह ने कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने अपनी कलाई को तुरंत तलवार से काटकर उसे माता गंगा को समर्पित कर दिया और उनसे कहा कि ये मेरी तरफ से आपको समर्पित है. तो इस तरह से ऐसे दीवाने लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इन इंग्लिश चैप्टर में आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट अगेन एंड अगेन. ओके, थैंक यू.